हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स जो हमारे भाग और अनुसूचियाँ हमारे संविधान में निर्धारित की गई हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे डेटा और फैक्ट हो सकते हैं, तो इसलिए आपको इस वीडियो को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स तो ज़रूर से सुनना है और नोट डाउन कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ओरिजिनली अगर बात करें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स तो 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे। बट अभी प्रेजेंट टाइम का जो सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में ऑलमोस्ट 448 आर्टिकल्स आर अवेलेबल। अब देखिए, जो हमारा ओरिजिनली अगर पार्ट्स यानी कि भाग की बात करें तो 22 हुआ करते थे। बट कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ संशोधन के बाद में हमारे अभी कितने पार्ट्स हुआ करते हैं, तो 25। अभी प्रेजेंट टाइम का यही सिनेरियो है। अब बात करें शेड्यूल्स यानी कि जो अनुसूचियां हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली, तो मूल रूप से 8 अनुसूचियां हमारे संविधान में वर्णित थी। बट अभी प्रेजेंट टाइम में 12 हैं। ठीक है, तो ये सारे डेटा फैक्ट ध्यान में रखना है। हम आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि ये 8 से 12 कैसे हुआ, ये 22 से 25 कैसे हुआ, तो ये कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए थे, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब हम इस वीडियो में पार्ट्स एंड शेड्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो इनका आने का पर्पस क्या था ये भी जान लेते हैं। देखिए, जो शेड्यूल्स होते हैं यानी कि जो अनुसूचियाँ, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको प्रदर्शित करती हैं या फिर प्रोवाइड करती हैं। बट जो पार्ट्स यानी कि जो हमारे भाग हैं वो मेन बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन बताता है? शेड्यूल। और मेन बॉडी ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स में बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जुडिशियरी सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें हमारे पार्ट्स में इंक्लूडेड है। बट जो शेड्यूल्स होते हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड नहीं है। शेड्यूल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टेड दे आर मेंटेन्ड एज सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन। इनका सेपरेटली डॉक्यूमेंटेशन किया गया है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन नहीं किए गए हैं। ठीक है, इंक्लूडेड नहीं है, और ये बस हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताते हैं। जैसे आप कोई बुक परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको मिलता होगा प्रीफेस के बाद कंटेंट, उसमें यूनिट वाइज चैप्टर्स डिवाइड किए जाते होंगे। इस यूनिट में ये चैप्टर पढ़ना है, इस यूनिट में ये। तो इसी तरीके से जो पार्ट्स और आर्टिकल्स होते हैं ना, उनका जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, यूनिट और चैप्टर्स का। जैसे आप अगर पार्ट नंबर 2 की बात करें, भाग 2 की बात करें, तो ये सिटीजनशिप से रिलेटेड है, नागरिकता से रिलेटेड है। और इसमें अगर बात करें कौन कौन से आर्टिकल्स आ जाएंगे, तो आर्टिकल नंबर 5 टू आर्टिकल नंबर 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पढ़ते हैं ना, इस यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं, तो उसी तरीके से आपको पार्ट्स और आर्टिकल्स के बारे में पता चल रहा होगा कि। चलिए अब हम बात करते हैं पार्ट्स के बारे में, जो हमारे कितने भाग हैं उनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और उनके आर्टिकल्स के साथ में देखेंगे। पार्ट नंबर जो 1 है, इसका सब्जेक्ट है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसमें कौन से राज्य की सीमा बढ़ानी है या घटानी है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल नंबर 1 to 4, ये पार्ट नंबर 1 यानी कि भाग 1 में आता है। पार्ट 2 में क्या आता है, तो सिटीजनशिप, नागरिकता से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट आएंगे, तो ये आर्टिकल नंबर 5 to 11 यानी कि पार्ट नंबर 2 में ये चीज़ मेंशन की गई है कि किस तरीके से किसी भी विदेशी व्यक्ति को, फॉरेनर को हम इंडियन होने का एक सिटीजनशिप दे सकते हैं। अगर अभी लेटेस्ट बात करें तो अक्षय कुमार ने एक अपना पोस्ट भी डाला था ना कि वो अब इंडियन बन चुके हैं, कनाडा की जो सिटीजनशिप थी उनकी गई। पार्ट नंबर 3 यानी कि भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स है, और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा है, और ये आर्टिकल्स हैं आर्टिकल नंबर 12 to 35। ओके, अभी प्रेजेंट टाइम में हमें कितने फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं, तो टोटल 6 हैं। पहले कितने थे, तो 7 हुआ करते थे। फिर संपत्ति का अधिकार, तो इसको राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव कर दिया गया था 44th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। ठीक है, अब वो किस में है, तो आर्टिकल नंबर 300A में है, संपत्ति का अधिकार। बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं और इसका आर्टिकल 12 से 35 है। पार्ट 4, तो इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसको कि हमने आयरलैंड से लिया है, और फंडामेंटल राइट्स को यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जस्टिसिएबल हैं और
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये नॉन जस्टिशिएबल, दैट मीन्स हम लोग फंडामेंटल राइट्स का अगर हमारा वायलेशन होता है तो हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, वी कैन गो टू द कोर्ट। बट अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो DPSP यानी कि निदेशक तत्व होते हैं उनका अगर वायलेशन हो तो हम कोर्ट नहीं जा सकते, वी कैन नॉट गो टू द कोर्ट। तो ये है नीति निदेशक तत्व, ये आर्टिकल नंबर 36 to 51। अब देखिए जो पार्ट 4A है, यानी कि ABCD अगर कहीं पे भी पार्ट के आगे लग जाए तो वो किसी न किसी संशोधन यानी कि अमेंडमेंट के थ्रू आया होता है। तो देखिए 51A है और ये फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, यानी कि मूल कर्तव्य, जिसको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी के बेस पे इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो देखिए पार्ट 4A को हमने 42nd नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में आया हुआ था उससे हमने ऐड ऑन किया हुआ है। उस टाइम पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे वो हुआ करते थे, बाद में 11 नंबर का ऐड ऑन किया गया था 86th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। ठीक है, 2002 में। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, टोटल अभी हैं 11, 51A में इसको आर्टिकल में रखा गया है, पार्ट 4A। ओके, नेक्स्ट देखिए पार्ट 5। तो 5 उंगलियां आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, यूनियन, एक मुट्ठी बन जाती है ना, तो 5 उंगलियां अगर आप जोड़ें तो एक मुट्ठी बन जाएगी, तो यूनियन बन गया हमारा। तो ये पार्ट 5 में आ गया। और आर्टिकल नंबर 52 to 151, तो इसमें वही प्रेसिडेंट, गवर्नर, CAG, कॉम्प्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल, तो इन सभी से रिलेटेड जो भी चीज़ें बताई गई हैं तो ये इनसे रिलेटेड है, यूनियन पार्ट 5। उसके बाद पार्ट 6 है, तो ये स्टेट्स यानी कि जो राज्य हैं, राज्य सरकारें हैं, विधान परिषद, विधानसभा, तो ये सब आर्टिकल इसमें मेंशन किए गए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो पार्ट 1, सिटीजनशिप पार्ट 2, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A, यूनियन पार्ट 5, द स्टेट्स पार्ट 6। अब हम बात करते हैं पार्ट 7 की। तो इसको देखिए हटा दिया गया है बाय 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में। तो ये है पार्ट नंबर 8 भाग 8 की, इसमें यूनियन टेरिटरीज़ यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल नंबर 239 to 242। देखिए पार्ट 9 की बात करें तो इसमें पंचायती सिस्टम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। पार्ट 9 में पंचायती सिस्टम है। और देखिए ये जो आर्टिकल है 243 to 243O, त्रिस्तरीय हमारे जो इंडिया में पंचायती सिस्टम है। अब देखिए ये इसको यहाँ पे A लग गया ना, पार्ट 9A भाग 9A, यानी कि इसको किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया है, संविधान संशोधन। तो देखिए इसमें म्यूनिसिपालिटीज़ हैं, इसके आर्टिकल देख लीजिए 243P to 243ZG। पार्ट 9B इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। देखिए ये जो पार्ट 9A, पार्ट 9B, A और B लगा है, यानी कि इसको कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया है, तो यहाँ पे इसका आंसर है। देखिए पार्ट 9A को, जिसमें कि म्यूनिसिपालिटीज़ हैं, आर्टिकल्स आपने देखा ही, इसमें 18 आइटम्स हैं, यानी कि 18 विषय दिए गए हैं जिन पे लॉ मेकिंग करनी है। इसको 74th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1992 में आया हुआ था, उससे म्यूनिसिपैलिटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन किया गया है। पार्ट 9B की बात करें तो इसको देखिए 2011 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया था 97th नंबर का। ओके, ये देखिए ये 74th नंबर का है, ध्यान रखना है। और ये 97th नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उससे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एड ऑन की गई है। कौन से भाग में, तो पार्ट नंबर 9B, ध्यान में रखना है। ओके, जो हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो इसको 2011 में एड ऑन किया गया है 97th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और इसको किया गया है 74th नंबर के। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ बात कर लेते हैं, ये पार्ट 10 है। तो यहाँ पे द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, इनसे रिलेटेड जितने भी चीज़ें प्रावधान की गई हैं, तो ये आर्टिकल नंबर 244 to 244A भाग 10 ध्यान रखना है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़। इसको फिर से हम रिवाइज़ करते हैं। देखिए पार्ट 8 यानी भाग 8 में यूनियन टेरिटरीज़, भाग 9 में पंचायती सिस्टम, भाग 9A में म्यूनिसिपैलिटीज़,
पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सहकारी जो। पार्ट 10 यानी कि भाग 10 में द शेड्यूल्ड एंड द ट्राइबल एरियाज। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमने ये डिस्कस कर ही लिया था 9A और 9B को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड ऑन किया गया है। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 11 की। तो देखिए पार्ट नंबर 11 है रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। आप देखिए 1 ऐसे करके लिखिए, तो ये हो गया यूनियन और ये हो गया स्टेट्स, तो दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। तो पार्ट 11 लिखिए, तो ऐसे करके आप करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा एक ट्रिक के थ्रू। तो ये आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे 245 टू 263। पार्ट 12 है, तो ये फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, तो ये इससे रिलेटेड है। पार्ट नंबर जो 13 है, भाग 13, तो ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्सेज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इससे रिलेटेड है और इसका आर्टिकल भी आप देख सकते हैं। अब देखिए जो पार्ट नंबर 14 है, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। ओके, तो ये है आर्टिकल नंबर 308 टू 323। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसके आगे ए लग गया है। ओके, तो ये ट्रिब्यूनल्स से रिलेटेड है, प्राधिकरण, और इसका जो आर्टिकल है 323A टू 323B इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ये ए लग गया है यानी कि कोई ना कोई अमेंडमेंट आया होगा, तो उस अमेंडमेंट को देख लेते हैं। तो देखिए पार्ट 14A भाग 14A जो कि ट्रिब्यूनल्स से रिलेटेड है, और ये 42nd नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, उसके थ्रू ऐड ऑन किया गया था आर्टिकल नंबर 323A तो आर्टिकल नंबर 323B। ये अभी हमने डिस्कस भी किया था आर्टिकल। और ये ट्रिब्यूनल्स, ये PCS में क्वेश्चन पूछा था, इसलिए आपको ध्यान में रखना है 14A, और इसका कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन से आया हुआ था, तो 1976। ओके, तो ये आपको ट्रिब्यूनल्स वाला ध्यान में रखना है। 42nd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया था, जिससे कि ट्रिब्यूनल्स को ऐड ऑन किया गया था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछता है इलेक्शंस जो हैं वो कौन से भाग में है, तो भाग 15। ओके, जो पार्ट नंबर 15 है उसमें इलेक्शंस को इंक्लूड किया गया है। इसका आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल नंबर 324 टू 329A। अब देखिए जो हमने इलेक्शंस तो देख लिया, अब बाकी के बजट जो भी हैं भाग उसको देख लेते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि पहले 22 हुआ करते थे पार्ट्स, बट अभी 25 हैं। इन्हीं को ही फर्दर A, B करके अलग अलग कर दिया है। कौन कौन सा देखिए, जो 22 से 23, 24, 25 हुआ, तो ये 23, 24, 25, तो अभी 25 कितने हैं टोटल भाग। तो इस तरीके से आप ये भी फैक्ट ध्यान रखिएगा कि कब 3 नए अमेंडमेंट्स हुए थे। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं जो 15 के बाद में 16 है, तो स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, तो ये 330 से 342 तक है। जो इम्पॉर्टेंट है उसको हाईलाइट किया हुआ है ऑलरेडी। देखिए उसके बाद अगर हम बात करें, जो पार्ट नंबर 17 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज का जिक्र किया गया है। जो हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो 343 टू 351। ओके, नेक्स्ट देखिए जो पार्ट नंबर 18 है, भाग 18, तो इसमें है इमरजेंसी प्रोविज़न, जो आपातकालीन अधिकार होते हैं अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल या कुछ भी, तो आर्टिकल नंबर 352 टू 360 है। ओके, और 19 में क्या है, मिसलेनियस है, इसमें विविध है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 20 भाग 20, इसमें अमेंडमेंट्स का प्रोसेस दिया गया है। जैसे अभी हमने देखा कि 25 हो गए हैं पार्ट्स, तो कौन कौन से अमेंडमेंट आए थे, तो वो सारे जो अमेंडमेंट कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे, तो ये सारे का जिक्र किया गया है 368 नंबर के आर्टिकल में, और इसको हमने लिया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो पार्ट 20 ध्यान में रखना है, ये अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन से रिलेटेड ये भाग है। ओके, 21, तो ये टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न है। 22, तो ये शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, तो ये 393 टू 395। हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि हमारे टोटल कितने आर्टिकल्स थे, तो 395 थे, तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और इसको आपको रिवाइज ज़रूर से करना है। ओके, तो ये रही बात पार्ट्स की। ओके, आई होप आप इसको रिवाइज ज़रूर करेंगे, अदरवाइज़ आप भूल जाएंगे। तो ये हमने पार्ट्स डिस्कस कर लिए टोटल 25 कैसे हो गए थे, कुछ कुछ अमेंडमेंट्स आए थे, ये तो पहला, दूसरा और एक ये तीसरा ट्रिब्यूनल्स वाला जो अमेंडमेंट आया था, इससे हमारे टोटल 25 पार्ट्स हो गए। ठीक,
तो इसको आप रिवाइज़ कीजिएगा। आप चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिलेटेड विथ, तो संविधान का जो भाग 20 है वो किससे संबंधित है? तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने अभी डिस्कस भी किया था, इसको साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये देखिए भाग 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 368 नंबर के आर्टिकल में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड? तो देखिए जो मूल अधिकार हैं फंडामेंटल राइट्स, इनको पार्ट नंबर 3 में, यानी कि जो भाग 3 है मैग्ना कार्टा ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें इसको इंक्लूड किया गया है। पार्ट 2 की बात करें तो हमने देखा था सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11। पार्ट 4 की बात करें तो DPSP आर्टिकल 36 to 51। पार्ट 5 की बात करें तो यूनियन 52 to 151। पार्ट 4A की बात करें तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि 42 नंबर की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से एड ऑन किए गए थे 51A। एट प्रेजेंट हमारे 25 टोटल पार्ट्स हैं, इनिशियली 22 हुआ करते थे, और हमने देखा भी कि 22 से 25 कैसे और कौन से अमेंडमेंट एक्ट से हुए थे। सेंटर स्टेट रिलेशन इज मैंशनड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य संबंध का उल्लेख है? अभी मैंने आपको एक ट्रिक से बताया था ना, 11, ये आप यूनियन समझिए, ये आप स्टेट समझिए, तो दोनों का रिलेशन तो 11, ठीक है। तो पार्ट नंबर 11 आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और अगर बात करें इनके आर्टिकल्स की तो ये 3 टाइप्स के हैं, इसको आप देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए बात करें, देखिए यहीं पे हमने डिस्कस किया था पार्ट नंबर 11 245 to 263 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, यही क्वेश्चन हमने पूछा, हमारा ये था भी, ओके। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ट्रिब्यूनल इन इंडिया? तो कौन से भाग में प्राधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल का जिक्र किया गया है? तो जो ये 14A है, जिसको हमने 42 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन किया था, और ये 323A विद द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ये डील करता है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज? तो ये देखिए जो राजभाषा जो हमारी है 17 भाग 17 में, 18 में देखिए इमरजेंसी प्रोविज़न है, ओके। 17 में क्या है? जो हमारी राजभाषा है, तो इसको ध्यान में रखना है। और ये आर्टिकल नंबर 43 to 51 है, और पार्ट कितना है? 17, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम शेड्यूल्स की बात कर लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हमारा ये वीडियो एंड हो जाएगा। देखिए जो शेड्यूल्स हैं मैंने आपको बता ही दिया था कि ये 8 थे जब हमारा संविधान बना था 1949 में, फिर बाद में इनकी संख्या 12 हो गई थी, ठीक। तो ये हैं कुछ अमेंडमेंट्स जिसके थ्रू इनकी संख्या 12 हुई थी। तो देखिए ओरिजिनली तो 8 थे, 9th वाला जो शेड्यूल एड ऑन किया गया था, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1951 में हुआ था उससे एड ऑन किया गया था, ठीक। और ये इसका विषय क्या है? तो 9th वाली शेड्यूल का विषय सब्जेक्ट है, इट कंटेन्स एक्ट्स ऑर्डर्स रिलेटेड टू लैंड टेन्योर, लैंड टैक्स, रेलवेज एंड इंडस्ट्रीज़, ओके। इसको एड ऑन किया गया था फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1951 में, इससे 9th शेड्यूल को एड ऑन किया गया था, बिकॉज ओरिजिनली इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर वेर ओनली 8 शेड्यूल्स। 9th वाला आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एड ऑन किया गया था 9th वाला, और हमने सब्जेक्ट भी इसका देख लिया। अब देखिए बात करते हैं 10th वाले की। 10वीं जो अनुसूची जो कि है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल जो भी MP या MLAs का होता है उससे रिलेटेड है, उनकी डिसक्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो ये 52 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1985 में, उससे एड ऑन किया गया था 10th नंबर का शेड्यूल। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको ऐड किया गया था। ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है 10th नंबर वाला। अब देखिए हमारा 8 था ओरिजिनल, फिर 9th ऐड हुआ, फिर ये 10th ऐड हो गया। अब हम बात कर लेते हैं 2 और रिमेनिंग है, क्योंकि हमारे अभी प्रेजेंट टाइम में 12 है ना शेड्यूल। तो देखिए आफ्टर 7 ईयर 1985 के बाद 7 ईयर काउंट करें तो 1992 में 2 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू, एक 73 नंबर का, एक 74 नंबर का, तो ये कंसेक्यूटिव था 73 74, तो इससे 11th नंबर का और 12th नंबर का शेड्यूल एड ऑन किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखिए हमारा
9th नंबर का 1951 में एड ऑन किया गया था, जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। 10th नंबर का हमारा 52nd नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एड ऑन किया गया था 1985 में, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड था। उसके बाद देखिए 2 और हुए थे 1992 में, जिससे कि 73 नंबर का 74th नंबर का, यानी कि 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को एड ऑन किया गया था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हमारे टोटल हो गए ना 12। अब हम इनके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो देखिए 10th नंबर का जो कंटेंट्स प्रोविज़न डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ, इससे रिलेटेड है 10th वाला। 11th में है ये पंचायती राज वाला सिस्टम शेड्यूल में। ओके, 12th जो शेड्यूल है तो इट कंटेन्स प्रोविज़न ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे फर्स्ट वाले शेड्यूल से बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल में है लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो अभी हमारे 28 और 8 ध्यान में रखना है। 28 स्टेट्स हैं, 8 हमारे यूटीज़ हैं। ओके, तो फर्स्ट जो शेड्यूल है पहली अनुसूची, तो इसमें इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। सेकेंड जो शेड्यूल है उसमें हमारी सैलरी की बात की गई है। प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जजेस, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के और सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के जो भी सैलरीज होती हैं तो वो सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूडेड है। तीसरी अनुसूची में फॉर्म्स ऑफ ओथ, यानी कि जो शपथ होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया। देखिए शपथ, ठीक है, तो ये 1, 2 एंड 3 लेटर्स का है शपथ, तो ये थर्ड हो गया। ठीक, इस तरीके से आप कनेक्ट कर लीजिएगा। फोर्थ शेड्यूल में जो राज्यसभा का जो रिप्रेजेंटेशन है इन ईच स्टेट, तो वो जो सीट्स हैं एलोकेशन किया गया है उसका। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य में कितनी सीट्स होंगी उनका एलोकेशन किया गया है फोर्थ। फिफ्थ शेड्यूल में क्या किया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स। तो जो शेड्यूल्ड एरिया में ट्राइब्स जो जनजाति हुआ करती हैं तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, तो वो फिफ्थ शेड्यूल में किया गया है। और अगर हम फिफ्थ पार्ट की बात करें तो मैंने आपको बताया था अपनी 5 उंगलियां बंद कर लीजिए, एक मुट्ठी यानी कि एक यूनियन बन जाएगा। तो 5वें पार्ट में क्या डिसाइडेड है, मतलब जो भाग 5 है तो वो द यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। बट अगर 5वें नंबर का यानी कि फिफ्थ शेड्यूल की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइब्स की बात करता है। सिक्स्थ शेड्यूल की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। ये स्टेट्स आपको ध्यान में रखने हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। इनका जो भी ट्राइबल एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सिक्स्थ शेड्यूल में बताया गया है। देखिए जो 7th शेड्यूल है, गिव्स एलोकेशन ऑफ पावर एंड फंक्शंस बिटवीन यूनियंस एंड स्टेट्स। इट कंटेन्स 3 लिस्ट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची, इसको हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट। तो यूनियन लिस्ट में क्या होता है, सिर्फ केंद्र सरकार इस पे लॉ मेकिंग करती है, और स्टेट में राज्य सरकार, और कॉन्करेंट में बोथ संघ और राज्य सरकार दोनों ही नियम कानून बनाती हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। ये 7th शेड्यूल में है, ध्यान में रखना है 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखिए 8 शेड्यूल जो 8th नंबर का है, इसमें 22 लैंग्वेजेस हैं। 9th शेड्यूल में मैंने आपको बताया कि जो भी लैंड टैक्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज़ के जो भी एक्ट एंड ऑर्डर्स होते हैं तो ये 1951 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड ऑन किया गया था। 10वीं अनुसूची 1985 में ऐड ऑन की गई थी। ठीक, और जो 11th एंड 12th था तो 73 एंड 74th नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। ये पंचायती राज वाला है 11th, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 12th, 10th में है था डिस्क्वालिफिकेशन, ये एंटी डिफेक्शन लॉ, 9th वाला तो हमने डिस्कस कर ही लिया। नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। हमने ये सारी चीज़ें देख ली, अब क्वेश्चंस लगा लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स शेड्यूल सब्जेक्ट्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो थर्ड वाला था शपथ, 3 लेटर्स, थर्ड, तो ये तो बिल्कुल सही है। 10th वाले में डिस्क्वालिफिकेशन था ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ। 10वीं अनुसूची द से 10वीं, द से दल बदल, ऐसे आप करेक्ट कर लीजिए, तो ये भी सही है। 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस थी कितनी, 22, तो ये भी सही है। तो हमारा रॉन्ग कौन सा हो गया, 9th वाला। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, नो, ये तो 4th वाले में है ना। ये तो जो रिप्रेजेंटेशन या एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर राज्यसभा इन ईच एंड एवरी स्टेट, तो ये हमारा 4th नंबर के शेड्यूल में है। तो ये वाला 9th नहीं होगा, क्योंकि 9th में तो हमने देखा था 9th में है
इट कंटेन्स एक्ट्स ऑर्डर्स रिलेटेड टू लैंड टेन्योर, लैंड टैक्स, रेलवेज एंड इंडस्ट्रीज़। तो 9th में तो ये है। और एलोकेशन अगर बात करें 4th नंबर की शेड्यूल में है राज्यसभा के जो भी सीट्स हैं उनका ईच स्टेट के लिए इंडिया में एलोकेशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 9th शेड्यूल ये इससे करेक्टली मैच नहीं है। अब देखिए जो हमारा 3rd शेड्यूल है इसमें जो ओथ की बात की गई है, तो ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स इज़ नॉट मैंशनड इन 3rd शेड्यूल। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है 3rd शेड्यूल में किसकी किसकी ओथ मैंशन नहीं है, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर्स की। नेक्स्ट, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स हैव बीन गिवन इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं, तो ये 29 विषय दिए गए हैं। ठीक है, 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। देखिए 73rd नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में, ओके, द एक्ट गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो पंचायती राज जो कि बलवंत राय मेहता की त्रिस्तरीय वाली है सिस्टम पे, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को 1992 में 73rd नंबर के अमेंडमेंट एक्ट से इसको संवैधानिक दर्जा मिला था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। ठीक, अब इसी एक्ट के थ्रू पार्ट नंबर ये 9 है और ये जो शेड्यूल नंबर 11 को ऐड ऑन किया गया था। हमने देखा था ना अभी जो शेड्यूल नंबर जो 11 है इसको 1992 में लाया गया था। तो ये ध्यान में रखना है कि जो पंचायती सिस्टम है वो उसका पार्ट है वो 9, बट शेड्यूल कौन से नंबर का है, तो ये 11 नंबर का है। ओके, ध्यान में रखना है, फिर से बता रहे हैं कि जो शेड्यूल है पंचायती सिस्टम का तो वो है 11 और जो भाग है वो है 9। ओके, ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए अगर पंचायती सिस्टम की बात करें तो इनका प्रोविज़न दिया गया है 243(2), 243(o) और इसमें 29 पूरे फंक्शनल आइटम्स हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सब्जेक्ट्स कितने दिए गए हैं, 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और 11th नंबर के शेड्यूल में है, 11th नंबर के शेड्यूल में है, बट पार्ट की बात करें तो पार्ट नंबर 9 है, पार्ट 9 है और शेड्यूल क्या है, 11 है। नेक्स्ट, सूची 12 में म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं और पार्ट नंबर 9A में म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। देखिए दोनों को कनेक्ट करते चलिए, है ना, तभी आपको ये चीज़ें याद होंगी, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज होते रहेंगे। जैसे यहाँ पे हमने कनेक्ट किया था पार्ट 9 और शेड्यूल 11, तो ये हमारा पंचायती सिस्टम से रिलेटेड है। बट अगर म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करें जो कि शेड्यूल नंबर 12 में है और पार्ट नंबर 9A में है, तो ये म्यूनिसिपैलिटीज़ इसको 18 आइटम्स दिए गए हैं। देखिए जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है उसको 18 आइटम्स दिए गए हैं, बट पंचायती वाले को 29। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और जो ये 12th नंबर का जो शेड्यूल था इसको ऐड किया गया था 74th नंबर के अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, और इसकी जो आर्टिकल्स हैं 243P टू 243ZZ। देखिए हमने ये जो 1992, 74th एंड 73rd वाला जो पढ़ा था वही उसी की बात की जा रही है। यहाँ पे पढ़ा था 73rd एंड 74th वाला, 11th और 12th नंबर का। तो 11th वाले में पंचायती वाला था और जो 12th वाला था इसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ थी और इसको 1992 में एड ऑन किया गया था। यहाँ पे बात कर लेते हैं फॉरेस्ट कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। तो 7वीं अनुसूची की किस श्रेणी में वन को रखा गया है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंकरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची में। देखिए जो हमारा 42nd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया हुआ था, उससे ये डिसाइड किया गया कि जो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड किया जाएगा फॉरेस्ट को और एक एजुकेशन को। ठीक है, तो एजुकेशन यानी कि शिक्षा भी समवर्ती सूची में है, जिसको कि हमने कॉन्करेंट लिस्ट वाला प्रोसेस कहाँ से लिया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है। 42nd नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया था उससे फॉरेस्ट को, एजुकेशन को और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, इसको स्टेट लिस्ट से कहाँ ट्रांसफ़र किया गया, कॉन्करेंट लिस्ट में। ओके, अब देखिए कुछ जो हमारी 7th नंबर के शेड्यूल में 3 टाइप की लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और एक है रेसिडुअल पावर। तो स्टेट लिस्ट में स्टेट को पावर मेकिंग दे दी गई है रूल की, उसके बाद यूनियन वाले में यूनियन को, और कॉन्करेंट में बोथ, यानी कि जो संघ सरकार है, राज्य सरकार है, दोनों। और रेसिडुअल पावर में जो जैसे उस टाइम पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स, ये सारी चीज़ें नहीं थी जब संविधान बनाया जा रहा था, तो इसको अवशिष्ट शक्तियों में रखा गया है रेसिडुअल पावर। तो ये जो कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट से जो बच गई थी रिमेनिंग पार्ट या पावर
किस में रखी गई है, तो रेसिडुअल पावर में। और ये आर्टिकल 248 है, इसको हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन किया है, ये वाला कॉन्सेप्ट रेसिडुअल पावर का। और इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, ई कॉमर्स, साइबर वाला जो होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। देखिए एग्रीकल्चर, हेल्थ और पुलिस ये आते हैं स्टेट लिस्ट में, 7th शेड्यूल यानी कि 7वीं अनुसूची में। उसके बाद देखिए 7th शेड्यूल में जो यूनियन लिस्ट में ओरिजिनली अगर देखा जाए तो 97 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, बट अभी 100 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके पास 66 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, बट अभी प्रेजेंट टाइम में 61 सब्जेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट के पास। और यूनियन लिस्ट के पास 97 हुआ करते थे, तो अभी 100 है। और अगर बात करें कॉन्करेंट लिस्ट के पास तो 52 सब्जेक्ट्स अभी प्रेजेंट टाइम में है, बट इनिशियली 47 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे इसकी लिस्टिंग दे दी गई है। जैसे आपको फॉरेस्ट कौन सी लिस्ट में है, तो कॉन्करेंट लिस्ट, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट, मैरिज, इलेक्ट्रिसिटी, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, ट्रेड यूनियंस, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में क्या है, एग्रीकल्चर है, रेवेन्यू है, टोल टैक्सेस है, टूरिज्म है, स्टेट पेंशन है। अगर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसस और रेलवेज की बात करें तो ये है यूनियन लिस्ट में। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये उसकी लिस्ट दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। मैरिज है कॉन्करेंट में, बैंकिंग, डिफेंस, करेंसी ये यूनियन में, स्टेट लिस्ट में पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, हेल्थ भी है स्टेट में। इन विच अमेंडमेंट एक्ट सिंधी लैंग्वेज वॉज एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था, तो इसको देखिए जोड़ा गया था 1967 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान में रखना है। देखिए ओरिजिनली अगर बात करें तो 14 लैंग्वेजेस वर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, 14 भाषाएं थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर देखिए 21वां नंबर का अमेंडमेंट एक्ट आया था 1967 में, इससे सिंधी को ऐड ऑन किया गया था, सिंधी भाषा को ऐड किया गया, तो अभी कितना हो गया 15, ठीक। उसके बाद देखिए 71 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में, इससे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इसको ऐड किया गया, तो कितने हो गए, तो सिंधी 14 हो गया, ये 15, 16, 17, 18, ठीक। तो 18 लैंग्वेजेस अभी 1992 तक थे। उसके बाद देखिए 2003 में 92 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट आया, जिससे बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाएं, 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था। तो कितने हो गए टोटल 22। तो 22 एट प्रेजेंट हमारे संविधान यानी कि 8th नंबर का जो 8वीं अनुसूची है उसमें अभी भाषाएं हैं। सिंधी को जोड़ा गया था 1967 में, और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था उससे। देखिए एक चीज़ है 71, ये जो 71 वाला है, और 21 इसको ऐड करें कितना आएगा 112 और 729। तो ये देखिए कुछ आपको रिलेशन दिख रहा है, 92 71 ये 71, 21 ये 21। तो ये अमेंडमेंट एक्ट आपको ऐसे इस ट्रिक से ध्यान रख लेना है, 71 और 21 को ऐड करेंगे तो 92 आ जाएगा। तो आप ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं इस ट्रिक से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं जो हमारी 8th नंबर की 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं। तो असमीज़, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। देखिए इसमें से कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, कन्नड़ा, मलयालम, ओडिया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु। तो ये टोटल कितने हैं, देखिए तमिल इसको 2004 में डिक्लेरेशन मिला था क्लासिकल लैंग्वेज, तो ये संस्कृत 2005 में, ओके, कन्नड़ा 2008 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ा और तेलुगु दोनों को ही 2008 में, मलयालम को जो केरला की लैंग्वेज है ये 2013 में, लास्ट में जो ऐड किया गया था तो ये 2014 में ओडिया को ऐड किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखना है उड़ीसा की लैंग्वेज। ऑल द क्लासिकल लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये देख भी पा रहे होंगे, टोटल ये 22 है और इसमें ये इंक्लूडेड है। टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो 6, ये 6 टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं और ये टोटल इसमें इंक्लूडेड है। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, पार्ट नंबर 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ, संविधान का भाग 20 किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।